नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर हर्ष बयाना। मैं सोनाक्षी आईवीएफ सेंटर में कंसल्टेंट हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अगर कोई भी कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक हमारा बहुत कॉमन मिथ मैं कहूँगा है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स फीमेल में होती हैं। अगर कोई लेडी माँ नहीं बन पा रही है तो हो ना कुछ प्रॉब्लम उसमें है। लेकिन फ्रेंड्स, जो एविडेंस है, जो साइंस कहती है, अकॉर्डिंग टू साइंस almost 50% cases are attributed to the मेल फैक्टर्स। मतलब हस्बैंड भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए जितना कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से रीजन हैं जिस वजह से कोई भी मेल फादर नहीं बन पा रहा है। सबसे पहले हम फीमेल साइड की टेस्ट जरूर करेंगे जब भी हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे आप बाहर से रिपोर्ट्स लेकर आए कि ये स्पेसिफिकली मेल फैक्टर है। हम लेडीज की ओवरीज चेक करते हैं। ओवरीज का मतलब है कि उसके अंडे ठीक बन रहे हैं या नहीं। हम उनकी फेलोपियन ट्यूब टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि उस अंडे का रास्ता नॉर्मल है या नहीं। और हम बच्चेदानी का अल्ट्रासाउंड करते हैं जस्ट इंश्योर करने के लिए कि कहीं बच्चेदानी में कोई रसोली वगैरह ना हो जिसकी वजह से आप कंसीव ना कर पा रहे हो। अगर ये सब रिपोर्टें फीमेल की ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है मेल फैक्टर्स का टेस्ट करना। देखिए, स्पर्म जो बनता है वो बनता है टेस्टिस में। यहाँ पर टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनाने के अलावा हार्मोन बनाने का दो फंक्शन अलग अलग हैं। बहुत सारे मेल्स को ये रहता है कि मेरी ग्रोथ ठीक हुई है, मेरे मूंछों के बाल सही हैं, मैं मस्कुलर हूँ, मैं बहुत पहलवानी करता हूँ, सब कुछ ठीक है। तो इज इट पॉसिबल कि ऐसे मेल में भी स्पर्म ना बन रहे हो? यस, इट इज पॉसिबल। क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए जो सेल्स चाहिए वो हार्मोन बनाने के लिए जो सेल चाहिए उससे बिल्कुल अलग है। अब कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो हो सकता है जी यहाँ पे स्पर्म बन ही नहीं रहा। अगर यहाँ बन रहा है तो हो सकता है कि ये जो रास्ता है इस रास्ते में स्पर्म खराब हो रहा है या रुका हुआ है। अल्टीमेटली जो हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं सीमन के अंदर। अगर सीमन के अंदर स्पर्म आ रहा है, नॉर्मल है, दैट मीन्स ये सब फैक्टर्स रूल आउट हो गई कि सारा कुछ ठीक है। बट अगर सीमन के अंदर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर सीमन के अंदर स्पर्म की काउंट ठीक नहीं है, तो हमें चेक करना होगा कि दिक्कत यहाँ है या इस ट्यूब के अंदर है। जहां भी जो दिक्कत मिलेगी हम उसके हिसाब से इलाज करते हैं। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है कि सीमन की काउंट कम है, सीमन की जो शुक्राणु है वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो से आप समझ पाएंगे नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। देखिए, जब भी रिलेशन बनाया जाता है तो एक बार में इस तरीके से लाखों स्पर्म्स निकलते हैं, मिलियंस में काउंट होता है। शायद आपने रिपोर्ट्स देखी होगी। ये सारे के सारे स्पर्म किस साइड जा रहे हैं? यहां से चलते हुए ये जा रहे हैं ओवरी की तरफ। ओके, अब सिर्फ रिलेशन बनाने पे स्पर्म यहां पड़ा हुआ है, लेकिन उस स्पर्म को कहां पहुंचना है? उस स्पर्म को यहां से होते हुए इस अंडे के पास पहुंचना है। अंडे के पास पहुंचने के लिए उसको इस तरीके से तैर के जाना पड़ता है। तो स्पर्म्स की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें वो स्पर्म तैर के नहीं जा सकता है। मतलब उसके हेड में बच्चा बनाने का मटेरियल तो है, लेकिन जो मटेरियल उस स्पर्म को वेजाइना से अंडे तक लेकर जाएगा वो वाला मटेरियल मिसिंग है। ओके, अगर वो स्पर्म की मूवमेंट ठीक है तो ये स्पर्म अंडे के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो मटेरियल वो अंडे के अंदर रिलीज कर देगा। तो इतनी सारी मूवमेंट चाहिए स्पर्म को फ्रॉम द वेजाइना टू द, यहां से लेकर यहां तक, स्पर्म यहां से लेकर यहां तक मूव किया है। अगर आपकी रिपोर्ट में स्पर्म की मूवमेंट कम है, मतलब अगर स्पर्म मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आईयूआई करके भी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि स्पर्म को ही यहां से यहां जाना है। अगर उनकी काउंट कम है तो भी आईयूआई कर कर ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो जो हम बात कर रहे थे कि मेल फैक्टर्स की, अभी तक हमने बात की कि स्पर्म को यहां से लेकर यहां तक पहुंचना होता है। जब बच्चा यहाँ पे बन जाता है इस टाइप से, जो मैंने आपको दिखाया है, बच्चा बनने के बाद अब ये
इस एरिया से मूव करके बच्चेदानी तक आता है। ये आगे का प्रोसेस है, इसमें जनरली फीमेल फैक्टर आते हैं, हम बात कर रहे हैं मेल फैक्टर्स की। तो मेल फैक्टर्स में जैसे मैंने अभी स्पर्म की बात की कि अगर काउंट कम है या मूवमेंट कम है, मैं उसके रियल लाइफ वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक वीडियो है हमारे पास, आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये स्पर्म्स नॉर्मल मोटाइल स्पर्म्स हैं। जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया था वो एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये वीडियो है जिसमें आपको स्पर्म चलते हुए, ये आप देख रहे हैं कुछ स्पर्म तो मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पर्म ऐसे भी हैं जो वहीं पे स्टैटिक हैं। तो ये देखिए, ये स्पर्म मूव कर रहा है और ये स्पर्म स्टैटिक है। तो जो भी आपको रिपोर्ट मिलती है, हमेशा उस रिपोर्ट में आपको इतने परसेंट मोटाइल या इतने परसेंट नहीं है, कम है, ये काउंट दिया जाता है। काउंट वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं, ये मेजर कर लेते हैं कि ये 0.1 ml सैंपल है, इसमें टोटल स्पर्म काउंट कितना है, इस तरीके से काउंट दिया जाता है। और उनकी जो मूवमेंट है, कितने परसेंट मोटाइल है, जैसे इस डायग्राम में आपने देखा कि ये स्टेटिक है, बाकी सारे मूव कर रहे हैं, तो लगभग 80% इसमें मोटाइल है। इसमें ऑलमोस्ट 90% मोटाइल है, ये स्पर्म मूव नहीं कर रहा है। ओके, ये बहुत अच्छी मोटिलिटी है। तो दिस वाज द नॉर्मल मोटाइल स्पर्म्स। अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं नेक्स्ट जो है, ये एक अच्छा सैंपल नहीं है। इस सैंपल में आप देख रहे हैं एक आधा स्पर्म थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, ये थोड़ा मूव कर रहा है। तो ये डिफरेंस है पहले वाली स्लाइड्स में, ये डिफरेंस है अब वाली स्लाइड्स में। नॉर्मल मोटिलिटी क्या है, एबनॉर्मल मोटिलिटी क्या है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब ये एबनॉर्मल मोटिलिटी के अलावा काउंट्स इसी स्क्रीन से वो मेजर करते हैं कि 1 ml में कितने स्पर्म्स हैं। अगर उनकी काउंट कम है, अगर उनकी मोटिलिटी कम है, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, अब ये वाला सैंपल देखिए, एक स्पर्म ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। हालांकि इसका हेड नॉर्मल है, बच्चा बनाने के लिए ये हेड चाहिए, लेकिन इसको आगे लेके जाने के लिए इसकी मूवमेंट चाहिए, जो कि ये स्पर्म नहीं कर पा रहा है। सो ये प्रॉब्लम है इस सैंपल के साथ। जैसे ये एक और सैंपल मैं दिखा रहा हूँ, हेड बहुत अच्छा है, इससे हम बच्चा बना सकते हैं, लेकिन इसको मूव कराना पड़ेगा। तो आईवीएफ की प्रोसेस क्या है, आईवीएफ की प्रोसेस है इस स्पर्म को वेजाइना से अंडे के अंदर तक लेकर जाना। हम कैसे करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। देखिए, ये आपने पहले देखा है, यहाँ पे स्पर्म है, इसको यहाँ से मूव करके यहाँ जाना है। अगर वो खुद नहीं जा पा रहा है, अगर इस स्पर्म की ये टेल काम करेगी तो ये मूव करके यहाँ से वहां पहुंच जाएगा, लेकिन अगर इसकी टेल काम नहीं करेगी तो ये स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा। ओके, इस स्पर्म के पार्ट्स होते हैं, जैसे ये मूवमेंट के लिए, ये अटैचमेंट के लिए, उसको होल्ड करने के लिए। तो किसी भी टाइप की अगर स्पर्म में दिक्कत है तो वो उसको अंडे को फर्टिलाइज करने में, इस अंडे के अंदर घुसने में, जैसे मान लीजिए ये स्पर्म जा रहा है, बाकियों को दिक्कत होती है। हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से है, हम अंडा निकाल लेते हैं। अंडा निकालने का प्रोसेस क्या है, जैसे लेडीज का अल्ट्रासाउंड होता है, नीचे से हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड के साथ ही एक पिकअप के लिए एक छोटी सी वायर होती है, उस वायर से हम ये अंडा पिक कर लेते हैं। ये देखिए, ओके, ये अंडा हमने पिक कर लिया। अब हमारे पास अंडा भी आ गया, स्पर्म हमारे पास सैंपल में है, हालांकि वो मोटाइल नहीं है, लेकिन जैसे कि ये आप देख रहे हैं हमारे पास ये स्पर्म है। इस स्पर्म की हेड बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसकी टेल इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक पिपिट से, एक ट्यूब से, एक इंजेक्शन से होल्ड कर लेते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब मेरे पास ये स्पर्म होल्ड हो गया, उधर से मेरे पास अंडा, जैसे मैंने आपको बताया अभी टेक्निक जो है, अंडा निकाल लिया, मेरे पास अंडा भी आ गया, मेरे पास स्पर्म भी आ गया। अब इस अंडे को हम एक स्पेसिफिक, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इससे पकड़ लेते हैं और अंडे के अंदर इंजेक्शन लगा देते हैं स्पर्म का। इसको प्रोसीजर को बोलते हैं ICSI, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब जो काम स्पर्म ने मूव करके वहां जाना था अंडे के पास और उसके अंदर एंटर करना था, वो काम हम इंजेक्शन के थ्रू कर रहे हैं। ओके, सो जो मेल फैक्टर्स जो बहुत कॉमन होता है कि काउंट कम है,
मोटिलिटी नहीं है तो हम इस चीज को बाईपास कर रहे हैं। तो हमारे पास जब हम ये प्रोसीजर कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरीके का बच्चा तैयार होके आ जाता है। इस बच्चे को हम जो टाइम इसने 5 दिन ट्यूब के अंदर से ट्रेवल करना था वो टाइम हम लैब में इंक्यूबेटर्स के अंदर रखते हैं, और 5वें दिन जब वो एम्ब्रियो इस लायक हो जाता है कि जस्ट उसको फर्टिलाइज करना है, तो हम एक पिपेट के सहारे, जैसे ये इंजेक्शन के सहारे, इसको इस जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं, इस जगह रख देते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ये पाइप जा रहा है और ये छोटा सा बच्चा शुक्राणु सॉरी गर्भ एम्ब्रियो कुछ भी कह लीजिए, हम इसको यहाँ से सॉरी बच्चेदानी के अंदर छोड़ देते हैं। तो अब ये एम्ब्रियो उसी तरीके से ग्रो करेगा जैसे कि एक नॉर्मल एम्ब्रियो ग्रो करता है बच्चेदानी की दीवार के अंदर। उससे पहले हम इंश्योर करते हैं कि बच्चेदानी की दीवार में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है और 9 मंथ्स बाद जैसे एक नॉर्मल बच्चा होता है उसी तरीके से आईवीएफ का बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करता है। Okay, so this was the slide, this was the exact मेल फैक्टर प्रोसीजर जो हम करते हैं। अगर आपको इस चीज को लेकर कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कोई आपके स्पेसिफिक सवाल आईवीएफ को लेकर है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।